हेलो एवरीवन, जिज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो मैं आपको आज मिलवाती हूँ जिज्ञान की गर्ल्स टॉपर मनीषा अग्रवाल से। तो जानते हैं इनसे कि इनकी क्या रैंक रही और इनकी 2 साल की जर्नी किस तरीके से जिज्ञान के साथ गुजरी। एक्चुअली इन्हें 4 साल का यहाँ से 4 साल से हैं, लेकिन 11-12 जो आपको जेईई मेन एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें यहाँ जिज्ञान का क्या रोल रहा, जानते हैं इनसे। हेलो मनीषा। हेलो मैम। तो कैसा रहा आपका सफ़र, और कह सकते हैं कि जेईई एडवांस में आपकी क्या रैंक आई? मेरी जेईई एडवांस में 7535 रैंक आई है और मेरी जर्नी बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव रही है। तो मतलब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई आप जिज्ञान से 9th क्लास से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो 4 साल में आपको क्या लगा कि जिज्ञान ने आपके लिए किस तरीके से मदद की, और किस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे आप बोर्ड का एग्ज़ाम भी आपने दिया, तो उन सब चीज़ों में जिज्ञान का क्या अहम रोल रहा है? तो बेसिकली जो प्रिपरेशन होती है इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैथ्स एंड साइंस। जो आपकी प्रिपरेशन होती है एट द एंड ऑफ योर 2 years जर्नी और 4 years जर्नी, आप बहुत एक मेंटली टफ इंसान बनते हो और आपको चैलेंजेस से डर नहीं लगता और आपको ये पता होता है कि मेहनत कैसे करते हैं, जो चीज़ हम जनरली एक जो जूनियर क्लासेस 7th 8th उनमें नहीं सीख पाते। तो इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो आपकी जो आपके लो फेजेस होते हैं उनमें आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपके डाउट्स होते हैं वो उनको क्लियर करते हैं, और वो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको ऐसे कहते हैं कि यू कैन डू इट इवन आफ्टर कि अगर आपका एक टेस्ट में 2 टेस्ट में कॉन्सिक्यूटिवली कुछ टेस्ट में रिजल्ट नहीं आया, सो दे कीप ऑन मोटिवेटिंग यू, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट जॉइनिंग अ गुड कोचिंग। और अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स में अगर हम देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनका तो आपका जेईई से सेम ही सिलेबस है सब कुछ, और बल्कि जेईई में हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो तो स्टेप्स वगैरह लिखने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम कोई सब्जेक्टिव पेपर लिखें तो ऐसे उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ कुछ एक्स्ट्रा डेरिवेशंस होते हैं वो हमें करनी होती हैं, विच इज़ नॉट, मतलब उसके लिए आपको कोई बहुत पहले से नहीं करना होता। वो चीज़ आप प्रिपरेटरी लीव जो 3-4 दिन की होती है उसमें भी आराम से कर सकते हो। फिर बात रही इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की, तो इंग्लिश में आपको चैप्टर पूरा डीपली आना चाहिए, बिकॉज अभी ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ समरी पढ़ लो और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। आपको चैप्टर की बहुत डीप में नॉलेज होनी चाहिए। और अब इंग्लिश में भी जो क्वेश्चंस आते हैं मतलब उनमें वो 2 चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। आप उसको इंग्लिश को निगलेक्ट नहीं कर सकते अगर आप एक अच्छी परसेंट लाना चाहते हो। और फिजिकल एजुकेशन में इतना टफ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हम खुद की प्रैक्टिकल नॉलेज से भी लिख देते हैं, और जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं दे आर ऑल्सो नॉट वेरी टफ, तो इट इज़ ईजिली मैनेजेबल इन 4 to 5 days ऑफ। तो जैसा कि मनीषा ने बताया कि बोर्ड का जो सिलेबस होता है, यह एक मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई मैं बोर्ड का ज़्यादा पढूं या जेईई मेंस के एडवांस के लिए, लेकिन आपको सबको पता है कि बोर्ड के मार्क्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू अब नहीं है। फिर भी इस बच्ची के मैं पूछ लेती हूँ कि बोर्ड में कितनी परसेंटेज आई है? कितनी परसेंटेज थी बेटा आपकी? मेरी बोर्ड्स में 96.8% आई। देखिए 96% है बोर्ड में भी, और जेईई एडवांस में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। तो जेईई जो अपना जिज्ञान है, इन्होंने पूरी मेहनत के साथ, चाहे वो मॉड्यूल्स हो, चाहे डीपीपी हो, चाहे इनके साथ हर वक्त डाउट सेशन हो, एवरीथिंग जिज्ञान ने इनको प्रोवाइड किया है। तो एक चीज़ और इनसे पूछते हैं कि भाई आपने किस तरीके से टाइम डिवोट किया, हर सब्जेक्ट के लिए अलग से टाइम डिवोट किया, या फिर एक स्पेशल डे पे कि भाई इस दिन मुझे ये करना है, क्या करना है, तो वो एक बार समझ लेते हैं इनसे। ऐसे तो वो सबका अपना होता है कि एक दिन में आप किसको कितना टाइम देना चाहते हो, और वो डे टू डे भी डिपेंड करते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि एक दिन में अगर आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट करो तो इट इज़ रिलेटिवली बेटर। अगर आपके पास तीनों सब्जेक्ट में होमवर्क है, बट फिर तो आपको तीनों सब्जेक्ट में ही करना पड़ेगा। बट उसके अलावा इट इज़ बेटर कि मान लो आपके पास कुछ ऐसे स्पेशल होमवर्क नहीं है या आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप एक सब्जेक्ट को या 2 सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देखिए, उसको थोड़ा कवर करने की कोशिश करो। क्योंकि जब हम तीनों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो शायद हम उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाते। तो इट इज़ बेटर कि आप 2 सब्जेक्ट पकड़ो और उन पे एक अच्छे लेवल पे ले जाओ, तो आपको खुद से भी एक एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन रहेगी कि हमने एक अच्छे कंटेंट कवर कर लिया। तो देखिए मनीषा ने अपनी किस तरीके से जर्नी कवर की और सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाया। तो आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। वैसे तो ये इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होता है, फिर भी एक आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेटेड भी रखें और टाइम के साथ अपनी चीज़ों को ठीक करते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जैसा मनीषा ने बताया था कि आपका एवेल्यूशन, आपकी टेस्टिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी आप कहाँ पे
लाई कर रहे हैं कि आपकी परसेंटेज कितनी आ रही है, आपको कितने इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं मनीषा से एक वन लाइन में पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे उनके लिए वो एक स्पेशल लाइन जो वो कहना चाहेंगी जिससे बच्चे मोटिवेटेड हों। बी कंसिस्टेंट, बी हार्ड वर्किंग। तुम्हें यू कैन डू एवरीथिंग इफ़ यू वांट, मतलब कोई तुम्हारे पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। ऑल द रिसोर्सेज, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, एवरीथिंग यू हैव। बस तुम्हें लगे रहना है एंड तक। देयर विल बी लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट तुम्हें बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना और बस एंड तक ये सोचना है इतना टाइम कर लिया, थोड़ा टाइम और कर लेते हैं, एंड में फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्राइट। देयर इज़ नो डर्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कीप वर्किंग। यस, थैंक यू सो मच मनीषा। और बच्चों को बताने के लिए कि किस तरीके से उन्हें मोटिवेटेड रखना है, उसके लिए हम लगातार हो सकता है आपसे फिर संपर्क करें। थैंक यू सो मच।